नमस्कार, वेलकम सभी लोगों का सुस्वागतम गवर्नमेंट एग्जाम वाला के यूट्यूब चैनल पे। मैं सौरभ अर्जित मिश्रा। आप सारे व्यूवर्स का तहे दिल से अभिनंदन, अभिवादन। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि आज का जो टॉपिक लगा हुआ है वह संविधान सभा है। संविधान सभा भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक है। संविधान सभा को हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत विस्तृत रूप से हम लोग पढ़ेंगे, जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। संविधान सभा की अगर हम बात करें तो संविधान सभा संविधान को बनाने वाली सभा जो थी, भारतीय संविधान को बनाने वाली जो सभा थी, उसे संविधान सभा कहा जाता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की, और भारतीय संविधान की चर्चा करने के बाद हम लोग आएंगे संविधान सभा पे, याद रखिएगा। तो अगर मैं आपको बताऊं कि भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो भारतीय संविधान है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले हम ये जानेंगे, याद रखिएगा। क्या जरूरत थी इसकी, इसको जानेंगे। देखिए, आप जानते हैं कि भारत जो था वह ब्रिटिश आधिपत्य के अधीन था। यहां पे अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज मनमाने ढंग से भारत पर शासन करते थे, मनमाने ढंग से अंग्रेज हुकूमत करते थे, और बढ़ चढ़ के कह सकते हैं कि भारतीयों ने इस हुकूमत के विरुद्ध विद्रोह में आवाज उठाया। एक बात और ध्यान दीजिएगा साथियों, कि जो ये भारत का संविधान है, यह बहुत ही संघर्षों के बाद बना। ऐसा नहीं कि एक दिन में बन गया। भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे। लेकिन यहां पे जरूरत क्यों पड़ी भारतीय संविधान की? क्योंकि ब्रिटिश सरकार के द्वारा मनमाने तरीके से यहां पे शासन किया गया। कानून कैसा भी था, थोप कर, जुल्म करके, किसी भी तरीके से वो शासन कर रहे थे, और इस अत्याचार के विरुद्ध भारतीयों द्वारा आवाज उठाया जा रहा था। तो उसमें से एक बहुत महान लीडर थे, उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक साहब ने क्या किया कि सबसे पहली बार संविधान शब्द का प्रयोग 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने किया कि भैया हमें संविधान हमारा चाहिए। बाल गंगाधर तिलक। अब सीधी सी बात है कि भारत में ब्रिटिश हुकूमत थी, और बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले संविधान शब्द का प्रयोग किया। 1895 में संविधान शब्द का प्रयोग किया। कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने किया, बच्चे याद रखिएगा, संविधान शब्द का प्रयोग। लेकिन अब आप जानते हैं कि ब्रिटिश शासन चूंकि बहुत ही ज्यादा जुल्मी था, जुल्म कर रहा था, तो इनकी इस आवाज को कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर दिया ब्रिटिश सरकार ने। लेकिन चूंकि संविधान को बनाने के लिए जरूरी है संविधान सभा, अब इन्होंने संविधान की आवाज तो उठा दिया कि हमें हमारा संविधान चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि संविधान किसके द्वारा बनाया जाए, संविधान सभा के द्वारा बनाया जाए। तो इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हो जाता है वो संविधान सभा हो जाता है। आप प्रीलिम्स देंगे, यूपीपीसीएस, यूपीएससी प्रीलिम्स, उसमें भी संविधान सभा के क्वेश्चन बनते हैं। वनडे एग्जाम में सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, चाहे वो एसएससी आप दीजिए या यूपीएसआई दीजिए, या फिर कह सकते हैं स्टेट के कोई भी सबऑर्डिनेट एग्जाम्स हैं उसको आप दे सकते हैं। तो उसमें संविधान सभा बहुत ही मैटर रखता है। अब संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा क्या है? संविधान को बनाने के लिए जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, जो असेंबली थी, जो सभा थी, उसी को संविधान सभा कहा गया। अब बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक ने संविधान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया, लेकिन संविधान सभा की आवाज अब भारतीयों द्वारा समय समय पर उठाई जाने लगी। तो संविधान सभा की मांग जो है भारतीयों द्वारा समय समय पर उठाई जाने लगी। तो 3 4 5 चीजें हमें यहां पे ध्यान देना है। संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की जो डिमांड की गई, ये समय समय पे भारतीयों द्वारा की गई। तो सबसे पहला जो डिमांड किया गया था संविधान सभा की, वो 1924 में स्वराज पार्टी द्वारा किया गया। स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी ये 1923 में बनाई गई थी। स्वराज पार्टी इलाहाबाद में बनाई गई थी, और स्वराज पार्टी 1923 में बनाई गई थी, और इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था चितरंजन दास, जिसे महात्मा गांधी ने देश बंधु की उपाधि दिया था, चितरंजन दास जो थे। तो इस स्वराज पार्टी के द्वारा जो है संविधान सभा की मांग, पहली बार मांग 1924 में किया गया। लेकिन आप जानते हैं कि संविधान सभा की मांग भले हम कर रहे थे, हम भारतीय कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज उसको जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। फिर उसके बाद एक दूसरा प्रयास किया गया 1934 में, और एक वामपंथी नेता थे
लेफ्टिस्ट लीडर थे, वामपंथी नेता, इनका नाम था एमएन रॉय। एमएन रॉय द्वारा किया गया। तो संविधान सभा की जो दूसरी डिमांड थी वो 1934 में की गई। संविधान सभा को दूसरी बार 1934 में यह आवाज उठाया गया कि हमारा संविधान सभा बनना चाहिए। फिर उसके बाद बारी आती है कांग्रेस की, जो कि भारत की सबसे बड़ी संस्था थी, और कांग्रेस ने फिर 1935 में यह आवाज बुलंद किया कि हमें हमारा संविधान सभा चाहिए, हम अपने संविधान सभा को बनाएंगे, हमारी अपनी सभा होनी चाहिए और उसी सभा के द्वारा हमारे संविधान का निर्माण होना चाहिए। याद रखिएगा। तो अगर हम बात करें तो 1935 में कांग्रेस जो थी, कांग्रेस ने डिमांड किया, कांग्रेस ने मांग किया, लेकिन आप देख रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार इनको एक तरफ से खारिज कर दे रही है। स्वराज पार्टी ने मांग किया, ब्रिटिश सरकार ने खारिज कर दिया, कहा हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। 1934 में वामपंथी नेता जो है एमएन रॉय जो थे, उन्होंने इसको जो है डिमांड किया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उसको भी खारिज कर दिया। फिर 1935 में कांग्रेस ने मांग किया और यह भी कहीं ना कहीं नॉट एक्सेप्ट ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया। अब उसके बाद देखिए, समय सबका आता है। अभी ब्रिटिश हुकूमत चल रहा था, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि ब्रिटिश सरकार इसे अप्रूव कर देगी। कैसे? 1940 में एक आया अगस्त प्रस्ताव, याद रखना, इसे लिन-लिथगो प्रस्ताव भी कहा जाता है। अगस्त प्रस्ताव के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने, अभी इसकी कहानी भी मैं सुनाऊंगा बच्चे, ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्ताव के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने पहली बार भारतीयों को संविधान सभा की अनुमति दिया। भारतीयों को संविधान सभा की अनुमति दिया, संविधान सभा बनाने की अनुमति दिया। तो संविधान सभा बनाने की अनुमति दिया। सो फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज अप्रूव्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1940 इन अगस्त रिजोल्यूशन। माने अगस्त प्रस्ताव में पहली बार भारतीयों को संविधान सभा बनाने के लिए स्वीकृति दी गई। ठीक है, अनुमति दिया गया, या अनुमति दिया ब्रिटिश सरकार ने, याद रखिएगा। तो बनाने की जो अनुमति दिया वो ब्रिटिश सरकार ने दिया है 1940 में। लेकिन इस अनुमति को भारतीय जनता या भारत के लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें तो कहानी इसकी यह है कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, और प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वह 1914 से 1918 के बीच हुआ था। याद रखिएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था बच्चे, प्रथम विश्व युद्ध यह हुआ था 1914 से 1918 के बीच। तो प्रथम विश्व युद्ध में हुआ क्या कि भारत ने ब्रिटेन का समर्थन किया, भारत ने ब्रिटेन का समर्थन किया। आप कहेंगे सर ये कैसे समर्थन किया? दरअसल ब्रिटिश जो यहां पे शासन था, इसने पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत हमारे साथ लड़ रहा है। और उस समय महात्मा गांधी अफ्रीका में थे। तो महात्मा गांधी ने यह देखा कि यार ये ब्रिटिश हम पर शासन भी कर रहे हैं और हमें अपनी तरफ से युद्ध में शामिल भी कर दिए हैं। अफ्रीका से जब गांधी जी आए तो अंग्रेजों से बात किए कि यार ये क्या बात हो गई, आप हमें बिना हमारी अनुमति के, बिना हमारी सहमति के आपने हमको युद्ध में शामिल कर लिया, ये गलत बात है। तो ब्रिटिश शासन ने यह कहा कि अगर इस विषम परिस्थितियों में अगर भारत हमारा साथ देगा तो भविष्य में हम उनके अधिकार उनको सौंप देंगे। गांधी जी को यह लगा कि अगर हम समर्थन दे देंगे या भारत अगर समर्थन दे देगा तो भारत को आजादी मिल जाएगी। तो महात्मा गांधी ने पूरे जोर शोर के साथ, पूरे जोर से भारतीय जनता को यह कहा कि पूरा भारत समर्थन करे अंग्रेजों का इस युद्ध में। अब हुआ क्या? हुआ ये कि ये जो समर्थन है ये ब्रिटेन पा तो गया, लेकिन जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त हुआ वैसे ही हमें आजादी के नाम पे क्या मिला? रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे दुर्दांत कांड हुए, अपराध हुए भारतीय जनताओं पर या भारतीय जनता पर। कुल मिला के हम ये कह सकते थे कि हमारे साथ धोखा हुआ था, गलत किए थे। लेकिन दोस्त याद रखना, समय है, बदलेगा। अभी देखो दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो पहली बार भारतीयों ने क्या
खाया, धोखा खा लिया। सेकंड विश्व युद्ध में क्या हुआ? सेकंड विश्व युद्ध ये चला था 1939 से 1945, याद रखना। और इस विश्व युद्ध में बच्चे हुआ क्या था कि ब्रिटेन ने जब भारत को अपनी तरफ से युद्ध में शामिल करने की योजना बनाया तो भारतीय नेताओं ने सीधा सीधा साफ तौर पे मना कर दिया, कांग्रेस के नेताओं ने, कि भैया देखिए हम आपका समर्थन नहीं कर पाएंगे। तो ब्रिटिश सरकार ने कहा क्यों? तो कहा कि आपने पहली बार समर्थन के नाम पे आपने कहा था आजादी देंगे और बदले में हमें जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाओं को झेलना पड़ा, हमारे यहां बहुत सारे लोग मारे गए, तो हम नहीं करेंगे, हमें आजादी चाहिए। अच्छा, सेकंड विश्व युद्ध में ब्रिटेन की स्थिति बहुत दुर्बल हो गई थी। क्यों? क्योंकि जर्मनी, जापान, ये सब बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि घटनाएं हो रही थी और ये बहुत आक्रामक उस समय उन लोगों के तेवर थे। हुआ क्या? ब्रिटेन की स्थिति बहुत खराब थी, बहुत नाजुक थी। तो ब्रिटेन ने क्या किया कि भारतीयों का समर्थन करने के लिए ब्रिटेन ने यानी भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन ने 1940 में अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव जो है पेश किया, अगस्त रिजोल्यूशन, अगस्त रिजोल्यूशन। अब ये जो अगस्त रिजोल्यूशन है, इसमें ब्रिटिश सरकार ने यह देखा कि भारतीय संविधान सभा की मांग कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इनको संविधान सभा बनाने की अनुमति दे दे। तो इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की अनुमति दे दिया। तो ये पीसीएस में प्रश्न आया हुआ है, अच्छे क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार भारतीयों को संविधान बनाने की अनुमति कब दिया था? 1940 में, अगस्त प्रस्ताव में। तो संविधान सभा यहां पे अनुमति दिया, लेकिन एक शर्त था बच्चा, याद रखना, एक शर्त। इसमें शर्त यह था, याद रखना, इसमें शर्त यह था कि ये जो संविधान सभा है ना, इसमें ब्रिटिश सदस्य भी शामिल होंगे। तो भारतीयों ने कहा यह क्या बात हो गई, हमारा संविधान हम बनाएंगे। अर्थात भारतीयों ने इसलिए इसको मना कर दिया क्योंकि अंग्रेजों ने यह कहा, या ब्रिटिश सरकार ने कहा कि इसमें अंग्रेज सदस्य भी शामिल होंगे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो अगस्त प्रस्ताव है, अगस्त प्रस्ताव फेल क्यों हुआ, तो याद रखिएगा अगस्त प्रस्ताव के फेल होने का सबसे बड़ा कारण यह था क्योंकि अगस्त प्रस्ताव में कहा गया था कि भारतीय संविधान सभा के हिस्सा होंगे ही होंगे, साथ में ब्रिटिश सदस्य भी होंगे, अंग्रेज सदस्य भी संविधान सभा के हिस्सा होंगे। तो भारतीयों ने इसको स्वीकार नहीं किया। यह क्वेश्चन पीसीएस में आया हुआ है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1940 हो गया, और फिर मैं आपको एक बात यहां पे यह बता रहा हूं कि 1942 में क्रिप्स मिशन आया, सुने होंगे आप लोग, 1942 में आया क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन की अगर हम बात करें बच्चे, तो क्रिप्स मिशन में ब्रिटिश सरकार ने कहा कि संविधान सभा में भारतीय सदस्य अकेले होंगे। बहुत सारी बातें हुई थी क्रिप्स मिशन में, अगस्त प्रस्ताव में, लेकिन चूंकि टॉपिक है संविधान सभा तो मैं संविधान सभा से थोड़ा भी दूर नहीं जाऊंगा, संविधान सभा ही पढ़ाऊंगा। तो क्रिप्स मिशन में यह कहा गया कि केवल और केवल भारतीय सदस्य होंगे, केवल भारतीय ही सभा के सदस्य होंगे, सभा के सदस्य होंगे। तो यह कह दिया गया कि केवल भारतीय ही यानी कह सकते हैं सभा के सदस्य होंगे। तो भारत को तो यह स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन हुआ क्या, भारत में उस समय आजादी की बिगुल बज चुकी थी। अब जब आजादी की बिगुल जब बज गई तो फिर हुआ क्या कि भारतीयों ने क्रिप्स मिशन को स्वीकार नहीं किया, कहा यह तो अगस्त प्रस्ताव जैसा ही है, बस एक ही अंतर है कि इसमें सदस्य होंगे, इसमें सदस्य नहीं होंगे ब्रिटिश के। तो मेरे बच्चों, मैं आपको एक बात बताऊं कि यहां पे सबसे बड़ी चीज ये देखने का था कि क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा, और जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स मिशन को ऑन अ क्रैशिंग बैंक चेक, एक ऐसे बैंक का चेक कहा जिसका बैंक ही, या टूटते हुए बैंक का चेक बोला। जेएल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में 1946 में कैबिनेट मिशन आया, ठीक है, कौन सा मिशन? कैबिनेट मिशन। तो 1946 में कैबिनेट मिशन आया, याद रखना, 1946 में कैबिनेट मिशन आया,
और कैबिनेट मिशन में बहुत सारी बातें हैं जो कि हम यहां पे डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन सक्सेसफुल रहा। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही संविधान सभा का गठन हुआ, याद रखिएगा। क्यों ऐसा? 1946 में संविधान सभा का गठन आखिर कैबिनेट मिशन पे क्यों हुआ? 1940 से 45 तक ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था उसका नाम था विंस्टन चर्चिल। और विंस्टन चर्चिल एक ऐसा क्रूर प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का भारत के दृष्टिकोण से, जिसने एकदम साफ साफ स्टेटमेंट दिया था कि मेरी नजर में या मेरे रहते कभी भी भारत आजाद नहीं हो सकता, या मैं ऐसा ब्रिटेन का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता जिसके समय में भारत की आजादी की शुरुआत हुई हो। मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत दुष्ट टाइप का था विंस्टन चर्चिल। तो विंस्टन चर्चिल ने सीधा सीधा मना कर दिया। अब जैसे ही चर्चिल हारा संविधान, जैसे ही चर्चिल वहां पे जो है प्रधानमंत्री का पद हार गया, तो वहां पे एक नया प्रधानमंत्री आया, उदारवादी दल का था, उसका नाम था क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली जब जैसे ही बना तो उसने आजादी का बिगुल बजा दिया कि सभी देशों को आजाद होने का अधिकार है और उसमें भारत भी शामिल है। तो इसीलिए फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आया। और कैबिनेट मिशन क्या था? इसी की सिफारिश पर, इसी की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म्ड इन 1946 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन, याद रखना। तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे हुआ था, याद रखिएगा। 1946 में यह क्वेश्चन आया हुआ है। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं? चीजें समझ में आ रही होंगी, बार बार वीडियो को देखिएगा। अब अगर हम बात करें आगे, तो कैबिनेट मिशन हमने पढ़ लिया। अब अगर हम एक चीज और बताएं, संविधान सभा टॉपिक चल रहा है बच्चे। संविधान सभा से प्रश्न, अब देखिए यहां पे कैसे हुआ। संविधान सभा गठित होगी, ये फिक्स हो गया। संविधान सभा का जो गठन है, फॉर्मेशन जो है, ये फिक्स हो गया कि ये होगा 1946 में। 1946 में किसकी सिफारिश पर? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन, यह फिक्स हो गया कि संविधान सभा बनेगी। इसका गठन हुआ। लेकिन अब गठन की प्रक्रिया कैसी हो? गठन की प्रक्रिया कैसी हो? प्रक्रिया, तो गठन की प्रक्रिया के लिए एक कांग्रेस ने क्या किया कि कांग्रेस में एक बहुत महान लीडर थे, उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि जवाहरलाल नेहरू ने एक सुझाव दिया कि वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार द्वारा, वयस्क मताधिकार द्वारा संविधान सभा का गठन होना चाहिए। संविधान सभा का गठन होना चाहिए। ये सभी प्रश्न आए हुए हैं। सो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली शुड बी फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एडल्ट सफरेज। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली शुड be formed on the recommend by adult suffrage। याद रखना। तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे कि ये बताओ संविधान सभा में वयस्क मताधिकार होना चाहिए, ये किसने आवाज उठाया था? जवाहरलाल नेहरू ने। गठन की प्रक्रिया क्या थी? कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस के महान लीडर थे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने कहा वयस्क मताधिकार द्वारा संविधान का गठन होने, संविधान सभा का गठन होना चाहिए। ठीक है, याद रखना। अब यहां पे अगर हम बात करें तो ये बताइए 1946 में, बच्चा याद रखना, 1946 में भारत की जनसंख्या जो थी, भारत की जनसंख्या ये थी 40 करोड़। कितनी थी? 40 करोड़। 40 करोड़ थी भारत की जनसंख्या। कितनी थी? 40 करोड़ थी 1946 में। और यह फिक्स किया गया कि 10 लाख पे एक बंदा होगा, एक सदस्य।
भाई संविधान सभा 10 लाख पर एक सदस्य फिक्स किया गया कि 10 लाख पर एक सदस्य। संविधान सभा में या संविधान सभा का गठन कैसे होगा, हम आप ऐसे समझिए कि हमारे यहाँ के जो नेता विधायक होंगे वो संविधान सभा के हिस्सा होंगे। तो नेहरू जी ने यह कहा कि वयस्क मताधिकार द्वारा यानी एडल्ट सफरेज उनका चुनाव हो, 10 लाख पे एक सदस्य होना चाहिए, 10 लाख पर एक सदस्य। और जनसंख्या कितनी थी उस समय, 40 करोड़। तो 40 करोड़ में होना कितना चाहिए, 400 सदस्य होना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान देना कि संविधान सभा में 400 सदस्य होने चाहिए, ये इस डाटा के अनुसार है। लेकिन यहां पे असंतुलन था। कैसे बच्चे, क्या हर जगह 10 लाख लोग थे? कहीं कहीं 11 लाख होंगे, कहीं कहीं 9 लाख होंगे, कहीं कहीं 12 लाख होंगे, कहीं कहीं 7 लाख होंगे। तो हम ये कह सकते हैं असमानता के कारण, ड्यू टू इनइक्वलिटी, असमानता के कारण, याद रखना, असमानता के कारण जो सीट फिक्स की गई वह 389 फिक्स हुआ। 389 क्या हुआ, फिक्स। तो एग्जाम में यह क्वेश्चन आता है मेरे बच्चों कि संविधान सभा में सीटें कितनी थी, संविधान सभा में लोग कितने थे, 389। याद रखना, अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि 400 क्यों नहीं हुई तो आंसर क्या करेंगे, 400 क्यों नहीं हुई, 400 सदस्य होने चाहिए, सीट जो है 400 होनी चाहिए। तो आप बताइए सर, असमानता के कारण, कहीं कहीं 10 लाख, कहीं कहीं 12 लाख, कहीं कहीं 7 लाख, कहीं कहीं 8 लाख, कहीं कहीं 11 लाख, कहीं कहीं 9 लाख। इस वजह से असमानता के कारण कि यहां पे 10 लाख पैरेलल नहीं थे, समान नहीं थे, इक्वल नहीं थे, 389 फिक्स हुआ। अब देखिए संविधान सभा बन गई। अब एक चीज और याद रखिए, देखिए इधर एक बातें और, अगर हम संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा, अभी सारे क्वेश्चन एक बार में हम पूरा सॉल्व करेंगे। संविधान सभा में सदस्य कितने थे, सदस्य 389, 389 याद रखना, 389 सदस्य थे संविधान सभा में। अब संविधान सभा में सदस्य 389 थे। अगर हम भारत की बात करें, भारत की, तो भारत में ये जो भारत है इस पे दो भाग है। भारत में हुआ क्या, ये जो एरिया था, ये जो एरिया था भारत जो था, इसको दो भाग में ऐसे समझ लीजिए कि यहां पे बच्चे एक, सॉरी, यहां पे अगर हम बात करें तो ओके, ये भारत की अगर हम बात करें तो समझ लीजिए ये पूरा भारत है, भारत का क्षेत्र, कंप्लीट टेरिटरी ऑफ इंडिया भारत का क्षेत्र है। और इसको मैं बताऊंगा ये ब्रिटिश भारत है। कैसा भारत है, ब्रिटिश भारत है। याद रखना बेटा, ये ब्रिटिश भारत है। और ये है प्रिंसली स्टेट, देसी रियासत, देसी रियासत। अब देसी रियासत देखो, मैं ये बताना चाहता हूं कि 389 सदस्य थे। अब 389 सदस्य में है क्या, याद रखना, 389 सदस्य थे। और 389 जो सदस्य थे बच्चा, याद रखना कि जो 389 सदस्य थे, ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य थे, देसी रियासत से कितने सदस्य थे, यह क्वेश्चन आता है। तो 389 सदस्य में ये जो देसी रियासत है और ब्रिटिश भारत है। देसी रियासत में रजवाड़े थे, राजा लोकतंत्र पे विश्वास करता नहीं है, यहां पे राजतंत्र था। अब यहां पे राजतंत्र था तो ये राजा लोग जो है लोकतंत्र पे विश्वास करते नहीं है, तो यहां पे राजा को मैनिपुलेट करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एजेंट रखे थे। और इस एरिया में पूरा ब्रिटेन, यानी कह सकते हैं पूरे ब्रिटेन का क्षेत्र था, या कह सकते हैं यहां पे ब्रिटिश हुकूमत थी। माने ये देसी रियासत था और ये ब्रिटिश भारत था। तो यहां पे तो चुनाव हुआ, यहां पे क्या हुआ, चुनाव हुआ। और यहां पे मनोनयन हुआ, मनोनयन, मनोनयन क्या होता है, नॉमिनेशन, नॉमिनेशन हुआ। ये नॉमिनेशन यहां पे हुआ और यहां पे क्या हुआ, इलेक्शन हुआ। तो अब एग्जाम में ये पूछा जाता है आपके कि 389 सदस्यों में, 389 सदस्यों में कितने सदस्य ऐसे थे जिनका मनोनयन हुआ था। तो मनोनयन हुआ था 93 लोगों का। कितने लोगों का, 93। और यहां पे अगर हम बात करें कि 93 और चुनाव कितने का हुआ था, 296, 296। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये बताइए 389 सदस्य में ब्रिटिश भारत
ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य थे? ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य थे? तो आंसर क्या करेंगे बच्चे? 296। और फिर पूछा जाए कि देशी रियासत से कितने सदस्य थे? देशी रियासत से 93। कितने? 93। 4 चीफ कमिश्नरी था, हैदराबाद, कुर्ग, बलूचिस्तान, जम्मू कश्मीर। याद रखना ये 4 जो है क्या था? ये 4 जो है चीफ कमिश्नरी एरिया था। तो ये मैंने बताया। अब एग्जाम में ये पूछा जाता है कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था? वयस्क मताधिकार के आधार पे तो हुआ था, लेकिन मनोनयन प्लस चुनाव यानी निर्वाचन और मनोनयन दोनों द्वारा हुआ था। तो एक नोट करके लिखेंगे, नोट लिखिए पेपर के लिए। संविधान सभा का गठन निर्वाचन एवं मनोनयन प्रक्रिया द्वारा हुआ था। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड, इलेक्शन एज वेल एज नॉमिनेशन। लिखना एक नोट करके इसी में, इंग्लिश वाले। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड, इलेक्शन एज वेल एज नॉमिनेशन। याद रखना ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब मुझे आगे बताना है कितनी महिलाएं थी, क्या थी, कैसी थी, सारी चीजें हम लोगों को यहां पे पढ़ना है। देखिए अब यहां पे संविधान सभा मुझे बताना है, तो अगर अब यहां क्वेश्चन कैसे बनेंगे? संविधान सभा टॉपिक चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से प्रश्न कैसे बनेंगे? देखिए अभी तक जो मैंने बताया उसमें प्रश्न कैसे बनेंगे। देखिए अगर तुमसे पूछे बेटा गठन, फॉर्मेशन कब हुआ था बताओ जरा? गठन हुआ था 1946 कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे। किस सिफारिश पर? याद रखना। नंबर दूसरा क्वेश्चन, सदस्य कितने थे? सदस्य कितने थे? 389। इसको दो भाग में बांट दो। देसी रियासत से कितने लोग थे? देसी रियासत से कितने लोग थे? 93। एक चीज और, ब्रिटिश प्रांत से कितने थे? अब ब्रिटिश भारत से कितने थे? ब्रिटिश प्रोविंस से, ब्रिटिश प्रोविंस से कितने थे? 296। याद रखना। अब 296 लोग जो थे, याद रखना इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 296 लोगों में 3 पार्ट में बांट दीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा गया कांग्रेस की कितनी सीटें आई थी। तो कांग्रेस से जो सीटें थी बच्चे, कांग्रेस से जो सीटें थी वो 208 थी। मुस्लिम लीग से जो सीटें आई थी बच्चे वो थी 73। हालांकि मुस्लिम लीग संविधान सभा का क्या किया था? बहिष्कार किया था, आगे हम पढ़ेंगे अभी। 73। और अदर या निर्दल की अगर हम बात करें साथियों, तो निर्दल में जो सीटें थी ना वो कितनी थी? 15। तीनों को ऐड करोगे 296 आ जाएगा। तो ये प्रश्न आए हुए हैं बच्चे, याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, अब देखिए सदस्य हो गए, संविधान सभा के प्रश्न हम यहां पढ़ रहे हैं। अब कुछ चीजें आपको बताते हैं तब लिखवाएंगे। जैसे देखिए संविधान सभा के सदस्य में अगर हम बात करें तो 389 लोग थे। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि संविधान सभा का पहला वक्ता कौन था? हु वाज द फर्स्ट स्पोक्स पर्सन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? संविधान सभा का पहला वक्ता कौन था जिसने ये कहा कि इस खूबसूरत और गरिमामयी दिन का मैं अभिनंदन करता हूं, हम सारे लोग आज एक हॉल में बैठे हुए हैं और इस समय मैं सबसे बुजुर्ग जो हमारे सम्मानित जो हैं व्यक्ति हैं उनको मैं संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित कर रहा हूं, वो जो है आए और इस सदन की शोभा बढ़ाएं। ऐसा कौन बोला था? जेबी कृपलानी जो थे वो संविधान सभा के पहले वक्ता थे। जेबी कृपलानी वाज द फर्स्ट स्पोक्स पर्सन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड जेबी कृपलानी अनाउंस्ड
टू डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा फॉर प्रेसिडेंटशिप ऑफ फर्स्ट डे ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। व्हाट डज इट मीन? मैं ये कह रहा हूं जेबी कृपलानी सदन में आए, संविधान सभा में आए, और सबसे पहला भाषण जो दिया वो जेबी कृपलानी ने दिया। जेबी कृपलानी ने कहा कि डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनको हम उनके सम्मान के लिए हम लोग जो है उनको अध्यक्ष बनाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा एक नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट बने, अस्थायी अध्यक्ष बने संविधान सभा के। अब आपके दिमाग में आएगा कि आखिर ये क्यों किया गया। दरअसल बच्चों हुआ क्या, जब फ्रांस का संविधान बन रहा था तो फ्रांस की संविधान सभा ने भी यही सेम प्रावधान किया था कि जो सबसे बुजुर्ग हैं उनको रेस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। तो फ्रांस की संविधान सभा की तर्ज पर भारत ने भी यही सेम प्रक्रिया अपनाया। तो हम ये कह सकते हैं प्रथम वक्ता, लिखिएगा प्रथम वक्ता संविधान सभा के प्रथम वक्ता, फर्स्ट स्पोक्स पर्सन जेबी कृपलानी। याद रखना, जीवट राम भगवान दास कृपलानी थे जेबी कृपलानी। और अगर हम बात करें तो संविधान सभा में अधिवेशन कितने हुए थे? संविधान सभा में अधिवेशन कितने हुए थे? याद रखिएगा, संविधान सभा में अधिवेशन हुए थे 12। कितने हुए थे? 12। कितनी महिलाएं थी? महिला कितनी थी? महिला जो थी वो 15 महिला सदस्य थी, याद रखना, संविधान सभा में। और संविधान सभा के पहले, या कह सकते हैं संविधान सभा के पहले प्रथम, या कह सकते हैं कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष, नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा वॉज द फर्स्ट नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, है ना, याद रखना बच्चे। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि आगे की क्या प्रक्रिया है, देखिए पहले सारे प्रश्न हैं एक तरफ से, आगे बढ़ जाते हैं। संविधान सभा की अगर हम बात करें तो प्रश्न यहीं से बन रहे हैं, संविधान सभा से। देखिए प्रथम अधिवेशन जो हुआ था, याद रखना, प्रथम जो अधिवेशन हुआ था, प्रथम अधिवेशन ये, और अंतिम अधिवेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतिम अधिवेशन, कितने अधिवेशन हुए थे टोटल? कितने सेशन हुए थे? 12 सेशन, अभी बताया मैंने। अच्छा, एक बात और मुझे बताना है कि एक अधिवेशन एक दिन का भी हो सकता था, एक से ज्यादा दिन भी चला। जैसे पहला अधिवेशन जो प्रथम अधिवेशन है ये कब से कब तक चला था? 9 दिसंबर 1946 से चला, से 22 दिसंबर 1946, कहीं कहीं 23 दिसंबर मिल जाएगा, ये पहला। तो ये प्रथम अधिवेशन इतने दिन तक चला, 9 दिसंबर 1946 से 22 दिसंबर 1946 तक चला, कहीं कहीं 23 मिल जाएगा। अंतिम अधिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्त, 24 जनवरी 1950, और इसमें 3 प्रश्न बनेंगे जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 प्रश्न बनेंगे, अभी मैं आऊंगा 9 दिसंबर 1946 की कहानी में आऊंगा, लेकिन पहले इधर देख लीजिए प्रश्न। प्रथम देखिए, ये बताइए संविधान सभा में कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन। फिर से मैं बता रहा हूं कि अधिवेशन एक दिन का भी हो सकता था, एक से ज्यादा दिन भी अधिवेशन चल सकते थे। जैसे अंतिम अधिवेशन देखिए, एक दिन चला, 24 जनवरी 1950, और इसमें 3 प्रश्न बन गए। इसमें जो प्रश्न बनते हैं वो 3 प्रकार के प्रश्न बने हैं, Q1, Q2, Q3, 3 प्रकार के प्रश्न बने हैं। जैसे जनगण मन का नाम सुने हैं ना, अपना नेशनल एंथम है भाई, जनगण मन ये बना राष्ट्रगान। सो जनगण मन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, ओके, ऑन 24 जनवरी 1950। और ये वंदे मातरम क्या बना? वंदे मातरम राष्ट्रगीत बना। और Q3
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के पहले राष्ट्रपति बने। याद रखना 3 क्वेश्चन यहां से तैयार होता है। अब एक एग्जाम में ये पूछा गया, अब देखो अगर क्वेश्चन की भरमार अगर करेंगे ना तो भरभरा के क्वेश्चन गिरेगा। जैसे अगर और भी प्रश्न अगर देखा जाए कि संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था, सिंबल, संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह पूछ लिया गया एग्जाम में। संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो हाथी था। क्या था बेटा? हाथी, हाथी था। संविधान सभा की अगर हम बात करें तो संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को राष्ट्रीय झंडा के रूप में स्वीकार किया, So national flag accepted on 22nd July 1947 and it was a tricolor of India. ओके, तो मैं ये बता रहा हूं कि संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को राष्ट्रीय झंडा के रूप में स्वीकार किया। ये क्वेश्चन अभी आया हुआ है, याद रखना, ठीक है। अब देखिए, मुझे बात करना था पहला अधिवेशन, तो पहला अधिवेशन कब से कब तक चला? 9 दिसंबर 1946 से 22 दिसंबर 1946, याद रखना। अगर क्वेश्चन पूछे, ध्यान देना, अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा? इसमें क्वेश्चन 2 टाइप का पूछ सकता है। कितने टाइप का? 2 टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 1, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे कि संविधान सभा में या पहली बैठक में, जैसे अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे कि क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपसे प्रश्न पूछे कि ये बताइए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो पहली जो बैठक हुई थी, याद रखना, फर्स्ट जो बैठक हुआ था, फर्स्ट जो सीटिंग हुआ था, प्रथम बैठक जो हुआ था, ये हुआ था 9 दिसंबर 1946। और इसमें हुआ क्या? इसमें सदस्य कितने थे? सदस्य कितने शामिल हुए थे? अब आप ये मत बता देना बच्चे 389 तो टोटल संविधान सभा के सदस्य थे। 552 सदस्य अगर लोकसभा में हैं तो क्या 552 सदस्य डेली जाते हैं संसद, या संसद के जब अधिवेशन होते हैं, सत्र जब बैठता है, तो क्या 552 कुल जाते हैं? सारे लोग तो जाते नहीं है, कोई कभी किसी दिन पहुंचता है, कोई कभी किसी दिन पहुंचता है। तो प्रथम बैठक में सदस्य कितने थे? 207। और महिला सदस्य कितनी थी? महिला सदस्य, याद रखना, महिला सदस्य कितनी थी? तो महिला सदस्य, अब ये 15 मत कह देना, महिला सदस्य 9 थी। कितनी थी? 9, याद रखना, 9। और अगर मैं कहूं अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखिएगा। ये बना क्वेश्चन। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, सदस्य 207, महिला सदस्य 9 और अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखिएगा। समझ में आ रहा होगा आपको? ये बताइए, चीजें समझ में आ रही होंगी? बोलो भाई, बोलो भाई, ठीक है। 22 दिसंबर 1946, कहीं कहीं 22 या 23 मिल जाएगा तो ज्यादा हैरान ना होना, ठीक है, याद रखिएगा 23 दिसंबर 1946। अब देखिए एक चीज और, 9 दिसंबर 1946 अगर प्रश्न पूछे, अब जैसे एक क्वेश्चन ये आया था, एक क्वेश्चन ऐसा आया था, देखिए ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऐसा प्रश्न आया, प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया? ऐसा प्रश्न आया, कितने सदस्यों ने भाग लिया? हाउ many members were participated in the first session of Constituent Assembly? तो पहली बैठक नहीं पूछा है, पहला अधिवेशन पूछा है। और पहला अधिवेशन कहां से कहां तक चला है? 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946। तो इसका आंसर क्या होगा? 211, याद रखना, 211 सदस्य, 211 मेंबर्स। समझ में आ रहा होगा,
ठीक है, तो याद रखिएगा। अब आइए हम लोग 11 दिसंबर की बैठक पढ़ते हैं, फिर 13 दिसंबर की बैठक पढ़ेंगे। ठीक है, फिर कुछ और भी पोस्ट हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, संविधान सभा, ये टॉपिक चल रहा है संविधान सभा। देखिए, 11 दिसंबर 1946 की बैठक, 11 दिसंबर 1946 की बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बैठक में क्या हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, चुना गया। इसी बैठक में एक बात और हुआ था, नियम समिति, नियम समिति का गठन किया गया। रूल कमेटी वॉज फॉर्म्ड ऑन 11 दिसंबर 1946। सुनो, नियम समिति की अगर हम बात करें कि नियम समिति क्या थी, तो संविधान सभा के सदस्यों को संविधान बनाने के लिए कुछ नियमों के तहत कार्य प्रक्रिया, यानी कह सकते हैं कि कार्य प्रणाली को संचालित करने के लिए कई नियम थे, उसे नियम समिति कहा गया। संविधान सभा में मेंबर भले 389 थे, लेकिन याद रखिएगा कि संविधान सभा में 389 मेंबर होने के बावजूद यानी संविधान सभा कई कमेटियों में, कई नियमों में या कई समितियों में बटा हुआ था। जैसे एग्जाम में पूछा गया कि संविधान सभा कि कितनी समितियां संविधान बनाने के लिए कार्य कर रही थी, ऐसा प्रश्न आया। तो संविधान सभा में 22 कमेटियां, 22 कमेटियां ऐसी थी, 22 कमेटियां थी संविधान सभा में, 22 कमेटियां थी इस सभा में जो संविधान निर्माण के लिए कार्य कर रही थी। संविधान निर्माण के लिए कार्य कर रही थी, कार्यरत थी। कितनी कमेटियां थी? 22, याद रखना। तो 22 कमेटियां थी जो संविधान निर्माण के लिए काम कर रही थी। देयर वर 22 कमेटीज इन देयर वर 22 कमेटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर्किंग फॉर मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना, संविधान सभा में 22 कमेटियां थी जो संविधान सभा जो संविधान को बनाने के लिए क्या कर रही थी, काम कर रही थी। अब देखिए, संविधान सभा के उपाध्यक्ष की चर्चा करते हैं। उपाध्यक्ष, अभी 15 महिलाओं पर भी चर्चा करेंगे बच्चों। उपाध्यक्ष, अगर हम उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष, देखिए मैंने आपको बताया था, इधर देखिए, आप याद करिए, मैंने आपको यह बताया था ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत। तो देशी रियासत के लिए अलग उपाध्यक्ष था, ब्रिटिश प्रांत के लिए अलग उपाध्यक्ष था। देशी प्रांत के लिए जो उपाध्यक्ष था, देशी प्रांत के लिए जो उपाध्यक्ष था, उनका नाम था वीटी कृष्णामाचारी। वीटी कृष्णामाचारी, याद रखना। और यहां पे जो उपाध्यक्ष थे, इनका नाम था, याद रखिएगा, वहां हम लिख लेते हैं एचसी मुखर्जी। कौन थे? एचसी मुखर्जी। एचसी मुखर्जी, ठीक है, सॉरी। देखिए, मैं सोच रहा हूं नोट्स आपको अच्छे से मिल जाए बच्चे। देखिए, उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष यहां पे ऐसे लिखिएंगे हम लोग। देशी रियासत में उपाध्यक्ष अलग थे। देशी रियासत में जो उपाध्यक्ष थे, उनका नाम था वीटी कृष्णामाचारी। कृष्णामाचारी। और अगर हम बात करें ब्रिटिश प्रांत में, तो ब्रिटिश प्रांत में जो उपाध्यक्ष थे, इनका नाम क्या था? ब्रिटिश प्रांत में जो उपाध्यक्ष थे, इनका नाम था एचसी मुखर्जी। एचसी मुखर्जी, याद रखिएगा। अब मुझे बताना है संवैधानिक सलाहकार। संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार
कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर, इनका नाम था BN राव। अभी इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। और ये भारत की तरफ से पहले न्यायाधीश थे जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में गए थे। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज इन द हेग, नीदरलैंड। एंड देयर वर 15 जजेस, 15 जज होते हैं। एंड एवरी जजेस हैड अ टर्म ऑफ ऑफिस 8 ईयर्स। मतलब हर जज का जो कार्यकाल होता है वो 8 साल का होता है। तो संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। और BN राव साहब क्या थे, बहुत बड़े यानी कह सकते हैं विद्वान आदमी थे BN राव। और BN राव की एक खासियत मैं आपको बताऊं कि BN राव जो थे, ये जो है कह सकते हैं कि संवैधानिक सलाहकार थे। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में ये क्या थे, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में ये जो है हम कह सकते हैं भारत की तरफ, ये भारत की तरफ से जाने वाले पहले न्यायाधीश थे। BN राव के भाई थे शिवा राव। और BN राव कभी भी संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं बने, याद रखिएगा। अब देखिए अगला पॉइंट, एक पॉइंट और संविधान सभा से लिख लीजिए। एक पॉइंट और लिखिए संविधान सभा से, इंपॉर्टेंट है। क्या है, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि संविधान सभा का प्रथम एकमात्र उपसभापति, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, सिंगल, इसके बाद ये पद ही समाप्त कर दिया गया, ये कौन थे? इनका नाम था फ्रैंक जे एंथोनी। फ्रैंक जे एंथोनी, याद रखना, फ्रैंक जे एंथोनी, फ्रैंक जे एंथोनी। ये कौन थे साहब? ये तो अंग्रेज लग रहे हैं। नहीं, ये एंग्लो इंडियन थे, एंग्लो इंडियन थे ये। और एक बात और, ये 7 बार लगातार लोकसभा में ये सांसद थे। तो प्रथम और एकमात्र उपसभापति जो थे वो जो है कह सकते हैं कि फ्रैंक जो एंथोनी थे। और एक पॉइंट और लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट है संविधान सभा में, एक पॉइंट और लिखिएगा, एक प्रश्न और, प्रथम महासचिव संविधान सभा के। इतना डिटेल मुझे लगता नहीं है कि आपको कहीं मिलेगा भी बच्चे, महत्वपूर्ण है, लिख लीजिए। फर्स्ट सेक्रेटरी, प्रथम सचिव, लिखिए HVR अयंगर। अयंगर लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, HVR अयंगर लिख लीजिए। चलिए, संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। आइए पढ़ते हैं। संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी? महिलाएं कितनी थी? 15। पेपर में आते हैं दोस्त। आइए 15 के 15 हम लोग यहां पढ़ते हैं। सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृता कौर, लिखते रहिएगा, मेरे साथ लिखते रहिएगा बच्चे, राजकुमारी अमृता कौर, विजय लक्ष्मी पंडित, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, बेगम अयाज रसूल, दक्षायनी वेलायुधन,
पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, मालती चौधरी, एनी मसीकर, अंशा देखिए, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृता कौर, विजय लक्ष्मी पंडित, दुर्गाबाई देशमुख, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, लीला रॉय, लीला रॉय, अम्मू सामुन, लीला रॉय हैं, ये याद रखना, लीला रॉय, रेणुका रे, अम्मू स्वामीनाथन। अम्मू स्वामीनाथन, ये 15 महिलाएं हैं और 9 महिलाएं ऐसी थी। अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, प्रश्न Q1 Q2 सब प्रश्न है बच्चे, Q3 किस टाइप के प्रश्न बनेंगे। सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल, अब पहली राज्यपाल जो थी वो महिला थी, सरोजनी नायडू, ये आम क्वेश्चन है। सुचेता कृपलानी यूपी की पहली महिला सीएम, और जेबी कृपलानी जो कि भारत में अभी तक सबसे ज्यादा बार अविश्वास प्रस्ताव नेहरू जी के अगेंस्ट पेश कर चुके हैं, जेबी कृपलानी, उनके पति यानी उनकी पत्नी थी सुचेता कृपलानी। तो सुचेता कृपलानी यूपी की पहली महिला सीएम, सुचेता कृपलानी जो थी वो जेबी कृपलानी की पत्नी थी, जीवटराम भगवान दास कृपलानी। राजकुमारी अमृता कौर यूपी इंडिया की पहली महिला थी जो मंत्री थी, मिनिस्टर थी, और इनको कौन से यानी कह सकते हैं इंटरिम कैबिनेट में या इंटरिम संसद में, इंटरिम पार्लियामेंट में इनको जो विभाग दिया गया था वो हेल्थ विभाग दिया गया था। विजय लक्ष्मी पंडित, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है ना, याद रखना वहां पे, सॉरी माफ करना, यूएनजीए, माफ करिएगा बच्चे, यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा में विजय लक्ष्मी पंडित प्रतिनिधित्व करने वाली, वहां पर कह सकते हैं अध्यक्षता करने वाली, संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी, और वो भारत की तरफ से गई थी। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, नेहरू जी की बहन थी ये विजय लक्ष्मी पंडित। दुर्गाबाई देशमुख, दुर्गाबाई देशमुख की अगर हम बात करें तो ये पहला लोकसभा चुनाव हार गई थी, और दुर्गाबाई देशमुख सीडी देशमुख की कौन थी, बहन थी, कौन, सॉरी सीडी देशमुख की पत्नी थी, ठीक है, सीडी देशमुख की ये पत्नी थी। और एक बात मैं आपको बताऊं तो सीडी देशमुख जो थे वो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे, सीडी देशमुख, और नियम समिति की एकमात्र महिला सदस्य दुर्गाबाई देशमुख थे। तो ये चीजें पूछा जाता है। अब देखो यहां से प्रश्न कैसे आएंगे, प्रश्न क्यों, क्यों फॉर क्वेश्चन, क्यों फॉर क्वेश्चन, क्यों फॉर, सॉरी, क्यों फॉर क्वेश्चन, क्यों फॉर क्वेश्चन, क्यों फॉर क्वेश्चन, क्यों फॉर क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आपका एनी मसेकर क्वेश्चन, ठीक है। ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कितने प्रश्न हो गए, 3 3 6 1 7, 7 प्रश्न। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि यूपी की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू, ठीक है। सुचेता कृपलानी यूपी की पहली महिला सीएम, मुख्यमंत्री, याद रखना। राजकुमारी अमृता कौर देश की पहली महिला, देश की पहली महिला मंत्री, ब्रैकेट में स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर, ठीक है। फिर उसके बाद विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में लिखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा में अध्यक्षता करने वाली पहली महिला,
ब्रैकेट में भारतीय थे ना ये। छठा अधिवेशन था बेटा, याद रखना, इंपॉर्टेंट है वो, छठा अधिवेशन। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और अगर हम बात करें तो दुर्गाबाई देशमुख, नियम समिति, नियम समिति, नियम समिति की एकमात्र महिला, यूपी की पहली महिला सीएम। अच्छा देखिए, ये चीजें नहीं थोड़ा सा क्लियर हो पा रहा है, माफ करना। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ इंडिकेट कर देंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा यूपी की पहली महिला सीएम तो सुचेता कृपलानी, ये लिखना चाहिए था, माफ करना, सुचेता कृपलानी लिखते चलिए। ठीक है, पहली महिला मंत्री राजकुमारी अमृता कौर, राजकुमारी अमृता कौर। और फिर अगर हम बात करें पहली महिला जो थी विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित। और फिर अगर हम बात करें नियम समिति की एकमात्र महिला सदस्य, नियम समिति की एकमात्र महिला सदस्य क्या होगा? दुर्गाबाई देशमुख, लिखना दुर्गाबाई देशमुख, दुर्गाबाई देशमुख। अगला क्वेश्चन है बेगम अयाज रसूल, लिखना क्वेश्चन यहां पे, बेगम अयाज रसूल एकमात्र महिला, मुस्लिम महिला, एकमात्र मुस्लिम महिला, एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य बेगम अयाज रसूल। देखिए इसमें कोई भी मुस्लिम नहीं है बेगम अयाज रसूल को छोड़ के। ठीक है, और एक क्वेश्चन कहां से बनता है, एनी मसेकर कहां है? ये एनी मसेकर से प्रश्न क्या बनेगा, लिखिए एकमात्र, एकमात्र महिला सदस्य जिनका मनोनयन हुआ था, जिनका मनोनयन हुआ था, याद रखिएगा, जिनका मनोनयन हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां इतना मैंने आपको बताया। ठीक है, आइए देखते हैं थोड़ा सा हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा बच्चों। एक बात और ध्यान देना, अब यहां पे मुझे संविधान सभा में और भी बातें करनी है। अभी बात कहां खत्म हुआ है, संविधान सभा, संविधान सभा, संविधान सभा में कुल कितनी समितियां कार्य कर रही थी? संविधान सभा में कार्यरत समितियां, कार्यरत, संविधान सभा में कार्यरत समितियां, कार्यरत समितियां। तो संविधान सभा में जो कार्यरत समितियां थी, माने जो वर्किंग कमेटीज थी, वो कितनी थी? 22 थी। लेकिन हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट समिति यहाँ पे हम पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण समिति अगर हम बात करें जो संविधान सभा में जो हैं वो हम पढ़ेंगे। तो महत्वपूर्ण समिति की अगर हम बात करें, महत्वपूर्ण समितियां, इंपॉर्टेंट कमिटीज, ये पूछा जाता है तो ऐसे लिखेंगे, नियम समिति, रूल कमेटी, नियम समिति, रूल कमेटी, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एकमात्र महिला इसमें कौन थी? दुर्गाबाई देशमुख, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नियम समिति। और एक चीज और ध्यान देना बच्चे, संघ संविधान समिति, संघ संविधान, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति, ये इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, यूनियन पावर कमेटी, संघ शक्ति समिति, यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, याद रखना। फिर एक चीज और याद रखना बच्चे, संघ संचालन समिति, संघ संचालन समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ संचालन समिति। फिर उसके बाद है बहुत इंपॉर्टेंट
झंडा समिति झंडा समिति कहीं कहीं जेबी कृपलानी देगा, बट राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। फ्लैग कमेटी। फिर है राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति, राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति। नेशनल फ्लैग एडॉक कमेटी, राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति राजेंद्र प्रसाद। फिर उसके बाद है प्रांतीय संविधान समिति, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रांतीय संविधान समिति। ये कौन था बेटा? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक समिति, फंडामेंटल राइट ऑफ माइनर कमेटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब यहां पे अगर हम बात करें, कुछ और भी समितियां यहां हम लिख लेते हैं, जैसे मौलिक अधिकार उप समिति, मौलिक अधिकार उप समिति, जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति, मुखर्जी। फिर उसके बाद है प्रारूप समिति, अभी हम डिटेल पढ़ेंगे प्रारूप समिति में। प्रारूप समिति, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, बहुत बड़ा योगदान है आधुनिक भारत के, भारतीय संविधान के मनु डॉक्टर बी आर अंबेडकर। फिर उसके बाद एस वारदाचार्य, सुप्रीम कोर्ट कमेटी, सुप्रीम कोर्ट कमेटी, एस वारदाचार्य। तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट कमेटी एस वारदाचार्य, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। ठीक है, तो कितनी कमेटीज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 22 टोटल हैं, जिसमें आपको ये 12 तो याद रखना है, एकदम मैंडेटरी है, जरूरी है अगर आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तब। अब देखिए, कुछ बातें मुझे यहाँ पे बतानी है। संविधान सभा किस लिए बनाई गई? उसका उद्देश्य क्या था? संविधान का निर्माण करना। संविधान सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? संविधान का निर्माण करना। संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी था। संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया, मतलब एडॉप्ट कब किया, कब कंप्लीटली तैयार कर लिया संविधान सभा ने? 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए 26 नवंबर को विधि दिवस या संविधान दिवस मनाया जाता है, बच्चे याद रखना। ठीक है, तो आइए फिर और भी चीजें पढ़ते हैं इसमें। लिखिए संविधान सभा में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, संविधान सभा में और भी चीज पढ़ते हैं। देखिए, अगर हम बात करें संविधान सभा का कार्य, तो देखिए संविधान सभा का कार्य क्या था? संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण संविधान सभा का कार्य था, याद रखना। अब एक चीज और, संविधान सभा में कितने सदस्य थे जो संविधान जब लागू हो रहा था तब वो थे वहां पे, है ना? लिखना 26 नवंबर 1949 को 284 सदस्यों
के हस्ताक्षर के बाद संविधान सभा द्वारा संविधान अंगीकृत किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन वॉज adopted by Constituent Assembly on 24 November 1949 with 284 members signature. ओके मतलब 26 नवंबर 1949 को हम ये बोल सकते हैं कि 284 सदस्य। अब देखो यहां पे एक प्रश्न बन गया बच्चे, ये देखिए कि कितने सदस्यों ने साइन किया था। 284 सदस्यों का क्या था, सिग्नेचर था। याद रखना 284 सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद संविधान सभा द्वारा संविधान अंगीकृत किया गया। बेटा याद रखना बहुत बार पेपर में आया है, अंगीकृत किया गया। बेटा याद रखना बहुत बार पेपर में आया है। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949। फिर देखिए इधर क्या बात है, लिखना 24 जनवरी 1950, माफ करना, संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उस समय 299 सदस्य मौजूद थे। कितने सदस्य, 299 सदस्य, याद रखना। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना, संविधान का निर्माण करना इसका मुख्य कार्य था। अभी हम बात करेंगे अंबेडकर साहब के बारे में। एक पॉइंट और लिखना है, एकमात्र सदस्य, एकमात्र संविधान सभा के सदस्य, संविधान सभा के सदस्य जिन्होंने एक भी अधिवेशन में भाग नहीं लिया। क्या आंसर होगा, प्रसन्न देव रैकूट। प्रसन्न देव रैकूट was the single member of Constituent Assembly who did not participate in any session of Congress। क्यों ऐसा, क्योंकि जिस दिन ये चुने गए शाम को ही इनका देहांत हो गया, इनका निधन हो गया था। याद रखिएगा। समझ में आ रहा होगा, ये बताइए, चीजें समझ में आ रही हैं, ये बताइए, बोलो भाई। ठीक है, चलिए अब देखिए संविधान सभा में हम बात करेंगे किसका, प्रारूप समिति का, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति। देखना अगर हम बात करें तो प्रारूप समिति, प्रारूप करना था, सीधी सी बात है। तो देखिए प्रारूप समिति के अन्य नाम, हिंदी वाले याद रखना, इंग्लिश में तो ड्राफ्टिंग कमेटी ही होगा। मसौदा समिति, मसौदा समिति। इसका एक नाम और है बच्चा, याद रखना, पांडुलेखन समिति। ठीक है, याद रखना। अभी प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, फॉर्मेशन 29 अगस्त 1947। इसके अध्यक्ष कौन थे, हेड डॉक्टर बी आर अंबेडकर। सदस्य कितने थे, अध्यक्ष सहित 7, 7, कितने, 7। अब अध्यक्ष सहित 7, तो यहां पे हमें लिखना है
देखिए कौन कौन है अध्यक्ष सहित 7 हमें यहां पे लिखना है। देखिए, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, सैयद मोहम्मद शादुतुल्ला, सैयद मोहम्मद शादुतुल्ला, फिर उसके बाद है लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, याद रखना। फिर उसके बाद बी एल मित्रा, डीपी खेतान, डीपी खेतान, बी एल मित्रा। देखिए, अभी अगर हम बात करें डीपी खेतान, तो डीपी खेतान की मृत्यु के बाद, डीपी खेतान की मृत्यु के बाद कौन बना? डीपी खेतान की मृत्यु के बाद डीपी खेतान की मृत्यु के बाद वीटी कृष्णामाचारी बने। और उसके बाद बी एल मित्रा, ये इनके त्यागपत्र के बाद एन माधवराव बने। अब मुझे अंबेडकर जी की थोड़ी बातें बतानी है। बहुत विद्वान हैं, भारतीय संविधान के मनु, भारतीय संविधान के निर्माता अंबेडकर साहब हैं। भारत रत्न बाबा साहब बी आर अंबेडकर, भारतीय संविधान के मनु, भारतीय संविधान के मनु, याद रखिएगा। ठीक है, ये मैंने बताया। तो बी एल मित्रा, डीपी खेतान, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, सैयद मोहम्मद शादुतुल्लाह, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। चलो, तो ये मैंने आपको बताया। ठीक है, समझ आ रहा है? बोलो भाई, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब यहां पे अगर हम बात करें तो ये टीटी कृष्णामाचारी था, याद रखिएगा। अब देखिए, संविधान सभा में अध्यक्ष सहित कितने लोग थे? 7। सभी कांग्रेसी थे, याद रखना, सभी कांग्रेसी थे। कांग्रेस ने अपने सीट पे चुनाव लड़वाया था, लेकिन लिख सकते हैं प्रारूप समिति का एकमात्र सदस्य जो मूलतः कांग्रेसी था, मूलतः कांग्रेसी, बी आर अंबेडकर कांग्रेसी थोड़ी थे, लेकिन कांग्रेस की सीट पे चुनाव लड़े थे। उसका आंसर क्या है? मतलब क्या है? दरअसल हुआ क्या कि जब बी एन राव जो थे, बेनेगल नारायण राव, जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत की तरफ से जाने वाले पहले न्यायाधीश थे, तो जब ये गए विदेश में तो इन्होंने डायसी से बात किया। डायसी से बात किया, कई विद्वानों से इन्होंने बात किया कि भैया हमारे यहाँ संविधान बन रहा है, थोड़ा सा हमें सलाह मशविरा दीजिए। तो विदेशों के जो विद्वान थे उन लोगों ने ये कहा, यार तुम्हारे यहाँ तो अंबेडकर खुद ही हैं, अंबेडकर इतने बड़े विद्वान हैं, उनसे बड़ा विद्वान कौन है? तो अंबेडकर, चूंकि अंबेडकर सबसे पहले चुनाव लड़े थे बंबई से चुनाव लड़े थे, लेकिन वो हार गए थे। उसके बाद उन्होंने अपनी सीट बदली, गए बंगाल, और बंगाल से फिर वो चुनाव लड़े और बंगाल से वो चुनाव लड़े और जीत गए। लेकिन दुर्भाग्य उनका ये था बच्चे कि बंगाल की जिस सीट से वो चुनाव लड़े थे, वो सीट जो है विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, जिसके कारण उनकी सीटें जो है क्या हो गई, या उनका निर्वाचन निरस्त हो गया। अब उनका जब निर्वाचन निरस्त हो गया, तो फिर हुआ क्या कि जो बी एन राव थे, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को मैसेज किया, फोन किया कि आप तत्काल अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य बनवाइए। तो बी आर अंबेडकर का चुनाव पूना सीट से करवाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अय्यर साहब से कहा कि आप अपनी सीट छोड़ दीजिए।
अय्यर साहब ने जो है अपनी सीट छोड़ दिया, पूना सीट छोड़ दिया और अंबेडकर वहां से जीत लिए। जब चुनाव जीत लिए तो संविधान सभा के सदस्य बन गए। तो यहाँ पे कहानी ये है। तो प्रारूप समिति का एकमात्र सदस्य जो मूलतः कांग्रेसी था, के एम मुंशी, के एम मुंशी, याद रखना, के एम मुंशी। ठीक है, अब एक नोट लिखेंगे, नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए। डॉक्टर बी आर अंबेडकर को, या डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने मुंबई प्रेसिडेंसी की पूना सीट से चुनाव लड़ा, से चुनाव जीता। मुंबई प्रेसिडेंसी की पूना सीट से चुनाव जीता। इस सीट को अंबेडकर साहब के लिए, अंबेडकर जी के लिए अय्यर साहब ने छोड़ा था। अय्यर साहब ने छोड़ा, ये मैंने बताया। तो ये इतना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, याद रखना। अब मुझे बताना है संविधान सभा की बैठक, संविधान सभा की बैठक, संविधान सभा की बैठक, और इस बैठक का नाम है 13 दिसंबर 1946 की बैठक। 13 दिसंबर 1946 की बैठक, ये मुझे बात करना है। लेकिन इस टॉपिक पर चर्चा हम अगले सेशन पे करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही उम्दा टॉपिक होगा। यहां पे हम पढ़ाएंगे भारत की प्रस्तावना, भारत के संविधान की प्रस्तावना हम पढ़ेंगे, क्योंकि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देशिका को प्रस्तुत करेंगे, जिसमें प्रस्तावना की भी चर्चा है। तो उन सारी चीजों पर हम लोग एक तरफ से सविस्तार रूप से चर्चा करेंगे। आज इस क्लास में मैं उम्मीद करता हूं बहुत पसंद आया होगा। रेगुलर क्लास करेंगे, चीजें समझ में आएंगी। बार बार देखिएगा, पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।